जय हिंद दोस्तों। लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल की इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे ईवीएस के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि परीक्षाएं मान लीजिए यूपी टेट, सी टेट या फिर अदर एग्जाम्स जिसमें कि ईवीएस यानी इन्वायरमेंट का सेक्शन पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। किसी शिक्षक के लिए सबसे बहुमूल्य चीज क्या होती है? उसका वेतन, सेवा, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। देखिए, एक मनोविज्ञान के अनुसार एक कॉन्सेप्ट था कि शिक्षक जो होते हैं विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं। इसका मतलब कि वो वास्तविक विद्यार्थियों के जीवन को क्या है, तराशते हैं। ठीक। और इसीलिए ये माना जाता है कि अगर किसी छात्र का विश्वास अपने शिक्षक पर है तो वो क्या है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। तो किसी भी छात्र का विश्वास जो है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। जैसे मान लीजिए कि विज्ञान है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें कि आप कोई प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कोई प्रयोग किए और जो आपने परिकल्पना लिखी थी यानी जो आपने कल्पना बनाई थी उसको लेकर के अगर बार बार प्रयोग किया जा रहा है और एक परिकल्पना बार बार सही हो रही है, तो इसका मतलब कि आपने जो नियम बनाया हो वो एक सिद्धांत के रूप में उभर जाता है। उसको क्या मान लेते हैं कि यह एक सिद्धांत है, सिद्धांत का रूप वह ग्रहण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। इन चारों में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ठीक है दोस्तों, देखिए कहा गया कि श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुत लेख। ये किसी भी टीचिंग करने का जो मेथड होता है ना, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें होता है कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण। जो बातचीत होती है, जो आपस में विचार विमर्श बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो विचार गोष्ठी वाला सेक्शन तो सही है कि विचार गोष्ठी हो रही, दोनों तरफ से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। दोस्तों देखिए, व्याख्यान का मतलब होता है एक तरफ से बोलना, लेकिन विचार गोष्ठी का मतलब होता है कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों के विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। और इसी तरह से इसमें जैसे कि श्रुत लेख है मतलब सुनकर लिखना, ये सुनकर लिखना, और एक है कार्य योजना, जैसे कि किसी कार्य को करने के लिए योजना का निर्माण करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उपयुक्त शिक्षण विधि होगी वो होगी विचार गोष्ठी और कार्य योजना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक ना। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ऐसी गैसें जो भूमंडल यानी पृथ्वी की सतह के ऊष्मा को यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? ग्रीन हाउस गैसें, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। इसमें जैसे सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किसका होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया यानी CO2, ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, ये भी किस में आएगा? ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आएगा। ठीक है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और मेथेन यानी कि CH4, ये सब जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। और नाम सुन लीजिएगा, जैसे जलवाष्प ओजोन जो हुआ वो भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन गैसों का उत्सर्जन, जैसे कि जो
उपकरण होते हैं आमतौर पे जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्कूटर हुआ, कार हुआ, फ्रिज हुआ और जो एसी वगैरह है, इन सब से जो गैसें निकलती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। इसका मतलब कि वातावरण को प्रभावित बहुत तेजी से करती हैं। तो इसमें जैसे नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन इसमें जो हीलियम एक ऑप्शन है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम है क्या? हीलियम एक निष्क्रिय गैस है या इसको कहते हैं नोबल गैस भी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? पृथ्वी का टेम्परेचर इसमें क्या होता है? बढ़ने लगता है। ठीक ना। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ठीक ना। देखिए इसमें कई चीज, 4 ऑप्शन दिया गया है, डेसिबल, जूल, न्यूटन और नैनो इकाई। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जूल जो है ये कार्य का या कहीं कहीं पे ऊर्जा का भी मात्रक है, न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है, नैनो इकाई का मतलब होता है बहुत छोटी यूनिट होती है, और डेसिबल जो है, डेसिबल जो है ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है? डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर ध्वनि की जो शोर की क्षमता है 80 डेसिबल यानी डीबी इसको लिखते हैं, 80 डेसिबल है या इससे अधिक है, तो क्या करता है कि ये जो शोर होता है वो श्रवण शक्ति, सुनने की जो क्षमता है, श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो नॉर्मल वॉइस को यानी कि नॉर्मल आवाज़ को सुन सकता है, तो वो जो नॉर्मल वॉइस होती है वो कितनी ध्वनि उसकी कितना वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 25 से 30 डेसिबल। अगर 25 से 30 डेसिबल है तो आदमी क्या होता है उस ध्वनि को पर्याप्त अच्छे तरीके से सुन सकता है। ठीक ना। 5 डेसिबल की अगर कोई ध्वनि है तो ये बहुत ही मंद ध्वनि मानी जाती है, और 75 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो तेज होती है, और 80 से ऊपर, ठीक ना, जो कोई ध्वनि की अगर वैल्यू 80 से ऊपर जा रही है तो वो क्या होता है? बहुत ही तेज है, और अगर 120 डेसिबल है तो वो अत्यंत तीव्र और कष्टकारी हो जाती है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस में किया जाता है दोस्तों? डेसिबल में किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इतना डिटेल्स में बताने का मतलब ये है दोस्तों कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक ना। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ठीक ना। हिमनदों द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? ठीक है, चलिए समझिएगा। देखिए जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया यू आकार की घाटी, लैपीज, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। ठीक ना। यू आकार की घाटी का मतलब यू अंग्रेजी वर्णमाला का, और वी आकार की घाटी का मतलब वी। क्लियर है। देखिए क्या होता है कि वी जो यू आकार की घाटियां होती हैं उन सब का निर्माण जो है दोस्तों वो हिमनदों की यानी कि हिमानी की वजह से होता है। तो हिमानी की वजह से निर्माण होने वाली आकृति कौन सी है? यू आकार की घाटी। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब जब कभी की मान लो कोई नदी है वो अपना कटाव जो है काफ़ी तेज कर देती है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, कोई कटाव बहुत तेज कर देती है, तो इस तरह की शेप का निर्माण होता है जिसको हम वी आकार की घाटी कहते हैं। यानी कि तली को जो है बहुत तेजी से कम गहरा कर देती है, उसे हम कहते हैं वी आकार की घाटी। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो यू आकार की घाटी का निर्माण हो गया किससे? हिमानी द्वारा होता है, या फिर कह सकते हैं हिमनदों द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कहाँ पे गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें है ऑप्शन सुवर्ण रेखा, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, थोड़ा नदियों के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सुवर्ण रेखा को हम लोग स्वर्ण रेखा भी कहते हैं, सुवर्ण रेखा या फिर स्वर्ण रेखा। और ये जो है नदी ये झारखंड से निकलती, कहाँ से निकलती है दोस्तों? झारखंड राज्य में बहती है, और झारखंड राज्य में बहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों।
और ये कहाँ से निकलती है इसको समझिएगा। रांची नगर है, वहाँ से जैसे लगभग कुछ दक्षिण पश्चिम में आप जाएंगे तो एक जगह है जिसको नाम बोला जाता है रानी चुआ। रानी चुआ एक जगह है, वहाँ से ये नदी सुवर्ण रेखा नदी निकलती है और ये झारखंड में बहते हुए कहाँ जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी हो गई दोस्तों, सुवर्ण रेखा। और साथ ही ये जो नदियां हैं यानी ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि राकेश कक्षा 5 में, देखिए इसको समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को हल करना आपका बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा अगर आप माइंड सेट अपना सही करके लगाएंगे, दिमाग इसको सोचेंगे बच्चों के लेवल से तो सही होगा, ठीक ना। देखिए राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। राकेश एक लड़का है जिसको जो काम दिया जा रहा है, कक्षा 5 में पढ़ता है, वो क्या करता है, शिक्षक जो कार्य दे रहे हैं उसको समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है, कि क्या किया जाए कि सबसे उपयुक्त सुधार हो राकेश के अंदर। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे तो समझते हैं। देखिए पहला है खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध। देखिए ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। किसी भी बच्चे को आप खेलने से नहीं रोक सकते या खेल खेल में सीखने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना और उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। देखिए दोस्तों तरीका क्या होता है, पहले आप उस ऑप्शन को गलत कर दीजिए जो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों से। जैसे आप जानकारी दे सकते हैं प्रधानाध्यापक को, ठीक ना, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, प्रधानाध्यापक यहाँ पे एक्शन लेंगे, लेकिन करना है आपको सुधार, शिक्षक को करना है। और उसके माता पिता को लिखित जानकारी देने से कोई मतलब नहीं। आप उसको लिखित जानकारी जैसे उनको दे देंगे तो वो टीचर के ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि आप इनको आप सही कर सकते हैं इसको, ठीक ना। तो उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। अब देखिए क्या है कि इसकी अनियमितताएं जो है राकेश की, उसको सही तरीके से उसके कारणों को जानिए कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि वो समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, और उसके बाद फिर उसे सही मार्गदर्शन आपको देना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का हृदय किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जिसको हम लोग कहते हैं झीलों का शहर, ठीक ना। अब समझिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और इसको क्या कहते हैं, झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है कि झीलों का शहर किसे कहा जाएगा, भोपाल को, ठीक ना। देखिए इसमें कौन कौन सी झील है दोस्तों, किन झीलों की वजह से इसको झीलों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे झील का नाम लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक है लोअर लेक, लोअर लेक, और एक नाम है अपर लेक। तो इन सब झीलों के कारण की वजह से इसे भोपाल को क्या कहते हैं, झीलों का शहर भी कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। देखिए ये आपका मान लीजिए एशिया कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये भारत आपका बन गया है, ठीक ना। उसके बाद ये यहाँ पे अफ्रीका वाला हिस्सा है, ठीक है, ये अफ्रीका है, और ये है यूरोप वाला हिस्सा, ठीक दोस्तों। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला ये कौन सा सागर यहाँ बीच में है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। तो देखिए भूमध्य सागर, ये काला सागर, लाल सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर, 4 ऑप्शन दिया गया है ना। तो भूमध्य सागर क्या है ना कि पृथ्वी का एक ऐसा सागर है जो कहाँ, अफ्रीका यूरोप के मध्य में स्थित है, ठीक ना। और यह क्या है कि किसको अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग कर देता है। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही कि भूमध्य सागर ऐसा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। क्लियर है दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि लाल सागर भी एक है जो अफ्रीका एवं एशिया के बीच है।
अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन सा सागर है? लाल सागर है, ठीक ना। और उसी तरह से यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर कौन सा है? भूमध्य सागर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? देखिए, जो पृथ्वी की ओजोन परत है, ये जहाँ पे ओजोन गैसें हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही ओजोन दिवस मनाने की शुरुआत हुई, ठीक ना। और ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज है, यानी परावैंगनी किरणें, खतरनाक परावैंगनी किरणें, उनको क्या करती है? रोक देती है, जिससे कि पृथ्वी सुरक्षित रहती है, ठीक। तो सबसे पहले कि किस डेट में ओजोन दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, यूएनओ ने क्या किया कि 19 दिसंबर 1994 19 दिसंबर 1994 को ओजोन लेयर इंटरनेशनल कंजर्वेशन डे शामिल घोषित कर दिया था। मीन्स कि जैसे ओजोन संरक्षण का दिवस 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर की डेट को क्या किया कि उसे ओजोन संरक्षण के रूप में घोषित कर दिया, ठीक ना। और इस डेट को क्यों चुना गया? क्योंकि इस 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था उसकी याद में ही रखा इसको, ठीक ना। और ओजोन दिवस के लिए जो थीम बनाई जाती है अलग अलग होती है, ठीक ना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ओजोन दिवस मनाया जा रहा है 16 सितंबर को। कब घोषित किया गया? 1994 में ये घोषित कर दिया गया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होगा कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जैसे कोई भी खाद्य श्रृंखला बन रही है, खाद्य श्रृंखला बन रही है, तो उसमें शाकाहारी कौन होते हैं? क्लियर? समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए खाद्य श्रृंखला में कौन कौन होते हैं। पहला, नंबर 1 पे पेड़ पौधे आएंगे जो कि भोजन का निर्माण करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पेड़ पौधों पर आश्रित होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो जंतुओं पर और पेड़ पौधों दोनों पर आश्रित होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो केवल और केवल जंतुओं पर आश्रित होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझिएगा, इसमें क्या होता है कि उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटन करता होते हैं। तो उत्पादक का मतलब जो कि भोजन का निर्माण करते हैं। जितने भी ये हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। लेकिन जो पूरी तरह से हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। और जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो अपघटन करता होते हैं वो सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। उन्हें मृतोपजीवी, कवक, जीवाणु ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी किसको कहेंगे? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्रों पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? याद रखिएगा। देखिए, ऑप्शन में कंफ्यूज होना नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीव आएगा, यानी कि जैव शब्द जरूर आएगा, और उसमें जो तत्व, जैसे मान लीजिए कि भोज्य पदार्थ है, पोषण पदार्थ या भोज्य पदार्थ, और साथ ही जो ऊर्जा है वो चक्रित होती रहती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी है, एक दिशा में होता है, लेकिन भोज्य पदार्थों का प्रवाह चक्र के रूप में होता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है? इसका जो चक्रण होता है, जो प्रक्रिया होती है चक्रण की, उसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। यानी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और फिर पुनः पृथ्वी को लौट आते हैं। जैसे नाइट्रोजन चक्र हुआ, फास्फोरस चक्र हुआ, ऑक्सीजन चक्र हुआ, सल्फर चक्र हुआ। दोस्तों, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। हाँ, आपको एक बात बता देते हैं कि पर्यावरण की जो क्लास मैंने अपलोड कर दी है उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। क्लियर डिटेल्स में पढ़िए उसको, समझ में बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है?
न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कौन सा इसमें से है? ठीक है, देखिए ऑप्शन है आपका पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन और कोयला। देखिए कोयला को तो बिल्कुल मत टच करिएगा, क्योंकि कोयला क्या है, एक मतलब पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। ये बहुत तेजी से पर्यावरण को प्रदूषित भी करता है। ठीक, और पेट्रोल डीजल भी, ये दोनों भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं। हाइड्रोजन पे आ जाइए आप। हाइड्रोजन एक ऐसा है जो न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है। क्लियर? तो ये जैसे कि हाइड्रोजन हल्का भी होता है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि गुब्बारों और वायुयान के चक्कों में अगर हाइड्रोजन भर दिए तो वो क्या होता है कि ऊपर उठाने की क्षमता होती है, हल्का होने के कारण ऊपर जाता है। लेकिन अब हाइड्रोजन की जगह पे किसका यूज किया जाता है? हीलियम का यूज किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण की कौन करता है? हाइड्रोजन करेगा इन ऑप्शनों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा कि संकटग्रस्त जंतुओं दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ये संकटग्रस्त जंतु जो है वो कहाँ, दैत्याकार पांडा जो नाम है, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पहला भारत में, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा चीन में और चौथा क्या है दोस्तों? ब्राजील में। ठीक ना, देखिए पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि जो पांडा है ना, इसको पांडा को चीनी भाषा में इसे क्या कहते हैं? पांडा को चीनी भाषा में कहा जाता है झुयांग मायो। क्या कहा जाता है दोस्तों? झुयांग माओ। झुयांग माओ कहते हैं कौन सी भाषा में? चीनी भाषा में। और ये तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पाया जाएगा? चीन में ही पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही होगा, चीन में पाया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ और चीज़ें याद रखिएगा। देखिए ये रहते कहाँ? चीन में जो बांस के जंगल हैं और हिमालय पर्वत, जैसे तिब्बत और हिमालय जो पर्वत के ढलान के जो पेड़ होते हैं उन पर पाए जाते हैं। आजकल क्या हुआ है कि दैत्याकार पांडा को असंरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रख दिया गया है। क्लियर दोस्तों? इसे चीन की भाषा में क्या कहते हैं? झुयांग माओ कहते हैं, या मान के चलिए विशाल काय बिल्ली या भालू भी कहते हैं। तो ये जो पांडा है ये कहाँ पाया जा रहा है? चीन में पाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? कौन सी ऐसी गैस थी जिसकी वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई? भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक घटना हुई, और जिसे हम लोग भोपाल कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि भोपाल में एक कंपनी थी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड से कुछ रसीली, जैसे जो जहरीली गैसें हैं उनका रिसाव हो जाता है, और रिसाव होने की वजह से लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपंग हो गए या फिर अंधे बन गए। ठीक ना, तो इसमें जो गैस रिसाव जिसका हुआ था वो गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये क्या है? इस गैस के रिसाव की वजह से भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और इसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि किस देश में, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रिसमस नहीं रहेगा, ये क्रिसमस है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो यहाँ पे ये याद रखें, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक ना, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का महीना जो शुरू होता है 1 दिसंबर से लेके फरवरी तक रहता है गर्मी। ठीक, तो ये जो क्रिसमस आता है वो 25 दिसंबर को आता है। तो 25 दिसंबर की डेट ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के मौसम में पड़ती है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सही होगा कि क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। और क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाए जाने वाला पर्व है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि गिर वन्य अभ्यारण्य
निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? गिर वन्य अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? देखिए, पहली बात, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। तो ये गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। और लगभग मान के चलिए 1424 वर्ग किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। और इसमें जंगली शेरों का संरक्षण दिया जाता है। किसका? जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा कि शेर, ठीक ना। और साथ ही साथ इसमें जीव जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अगर बात कर ली जाए तो ये विश्व का इकलौता ऐसा स्थान होगा जहाँ पर शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। क्लियर हुआ कि दोस्तों? तो पहली बात तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। किसका संरक्षण है? शेर का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है। क्लियर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी प्राकृतिक वनस्पति ऐसी है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए, मरुस्थलीय कैक्टस है, महोगनी है, फर है और चंदन है। तो कैक्टस का मतलब होता है कांटेदार युक्त वृक्ष, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसके तने जो होते हैं मोटे होते हैं, फूले हुए होते हैं कैक्टस के। और ये क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखने की क्षमता होती है इनके अंदर। और इनके पत्ते किस में बदल जाते हैं दोस्तों? कांटे में बदल जाते हैं। इस वजह से जैसे कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो कैक्टस में ये अनुकूलन हो जाता है इस तरह का, ठीक। तो कैक्टस एक ऐसे पौधे हैं, प्राकृतिक वनस्पति, जो मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो चैनल पे वीडियो है पर्यावरण की, उन सबको जरूर जाकर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से देख के आप समझ सकते हैं पर्यावरण क्या कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होंगी पर्यावरण में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए, समझिएगा, ग्रीन मफलर। अच्छा, ये बताइए, मफलर का यूज आप करते हैं ठंड से बचने के लिए। साथ ही अगर मान लीजिए मफलर लगा लेंगे तो कान बंद हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कि ग्रीन मफलर बताएगा ये ध्वनि से ध्वनि से संबंधित होगा, ठीक ना। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। क्लियर। इसमें क्या होता है कि जैसे आसपास, जैसे कि मान लीजिए कोई सड़क है, औद्योगिक क्षेत्र है, राजमार्ग हैं, उनके आसपास 4 से 6 पंक्तियों में क्या किया जाता है? वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम करने का उपाय किया जाता है। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको सोखने का काम करते हैं या रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हरे पेड़ पौधे ही ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाई गई एक युक्ति है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा पेज नंबर 8 पे हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है। संपूर्ण जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर निर्भर हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन का निर्माण करते हैं। इस वजह से भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? देखिए, डिटेल्स में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कि यहाँ से अगर कोई और भी क्वेश्चंस आए तो उसको आप कर ले जाएं, ठीक। देखिए, सौर मंडल में जो शनि है, शनि एक प्राकृतिक उपग्रह। शनि क्या है? ग्रह है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। और आकार में दूसरे नंबर पे कौन आता है? शनि। और शनि के कुल कितने उपग्रह हैं दोस्तों? 62 उपग्रह
है। और इन्हीं 62 में टाइटन भी एक शनि का उपग्रह है, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा शनि। शनि के कुछ और महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, जैसे कि एक नाम याद रखिएगा, मीमांसा। अगर कह दिया जाए मीमांसा, तो ये भी किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। ठीक है। डियान, एक नाम याद रखिएगा, डियान। क्वेश्चंस आपसे ज्यादा यही पूछा जाता है, टाइटन और डियान। ये किसके उपग्रह हैं दोस्तों? शनि के उपग्रह हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि बुध का और शुक्र का, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। और वरुण के 13 उपग्रह हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वरुण के कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह हैं वरुण के, जिसमें कि टिट्रोन, एक नाम याद रखिएगा, टिट्रोन। और साथ ही साथ मेरिड, एक और नाम याद रखिएगा, मेरिड। टिट्रोन और मेरिड जो है वो महत्वपूर्ण है। वरुण से संबंधित टिट्रेन और मेरिड, और शनि से संबंधित टाइटन, डियान और मीमांसा। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कौन सी फसल? बायोडीजल की फसल कौन सी है? ठीक ना। देखिए, कपास, गन्ना, आलू, ये तो कॉमन है। जट्रोफा जो है, ये बायोडीजल की शपथ है। जट्रोफा क्या है? बायोडीजल की फसल है। ये देखिए, एक पादप है, एक पौधे के पेड़ की तरह होता है, झाड़ियों की तरह होता है। मान लीजिए कि पेड़ नहीं कह सकते आप इसको, झाड़ियों की तरह होता है। और इससे जो बीज प्राप्त होते हैं ना, उससे 25 बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। और इस तेल से, ये जो तेल निकल रहा है, उससे कार को चलाया जा सकता है। इस वजह से इसको बायोडीजल कहते हैं। और इसका जो अवशेष बचता है ना, उससे बिजली भी आप पैदा कर सकते हैं। और जट्रोफा एक सदाबहार झाड़ी है, और कठिन परिस्थितियों में ये जीवन अपना जी सकती है। तो जट्रोफा क्या है? बायोडीजल की फसल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक ना। देखिए, प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था 5 जून 1972, याद रखिएगा डेट। प्रथम मानव सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम, या इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक ना। और इसी से प्रभावित होकर के भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हो गया। ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1986 में पारित हुआ। और इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 26 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 26 धाराएं हैं। और 4 अध्याय भी हैं। 26 धाराएं हैं, जिन्हें इन धाराओं को 4 अध्यायों में बांटा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। और पूरे देश में यह कानून कब लागू होता है दोस्तों? 19 नवंबर 1986 को पूरे देश में इस कानून को लागू कर दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? यानी कि वही समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं, वो भी इसका कारण हो सकती हैं। भूमंडलीय तापन का मतलब कह लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि भूमंडल का तापमान बढ़ता रहता है। ठीक है। और इस तापमान की वजह से समुद्र जल का स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तूफान आ जाएगा। ठीक। तमाम बीमारियां भी फैलती हैं भूमंडलीय तापन की वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और मान के चलिए कि जैसे वनों की कटाई हुई, या फिर पेड़ों की संख्या जो घट रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर बढ़ रहा है, इन सब का कारण भूमंडल का तापमान बढ़ता है। ठीक ना। और भूमंडलीय तापन कारण इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि की वजह से भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आ जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी? देखिए, जैव विविधता किसे कहते हैं? जहाँ पे जीव जंतुओं की
अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा इन चार ऑप्शनों में से कहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। समझिएगा, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी और जहाँ पे वन बायोम, वर्षा वन बायोम होंगे सदाबहार, वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक ना, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन हैं जो भूमध्य रेखा के, जैसे ये भूमध्य रेखा है, मान लीजिए भूमध्य रेखा के उत्तर में या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री के भीतर ही पाए जाते हैं, 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं, और यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और हरे भरे पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सदाबहार वन होते हैं, और इस वजह से यहाँ पे जीव जंतुओं की विविधता अधिक होती है। तो यहाँ पे जैव विविधता क्या होती है दोस्तों, अधिक पाई जाती है। ठीक है, जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब जो है यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 होगा आपका कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है। लावा क्या है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मैग्मा अंदर से निकलता है, जैसे ये ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मैग्मा निकलता है अंदर से, ये सतह पर जम जाता है और इसी को कहते हैं लावा। क्या कहते हैं दोस्तों, लावा कहते हैं। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है। ऑप्शन है आपका काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी का निर्माण जो है वो लावा के निकलने से होता है। और काली मिट्टी लगभग भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर के रेंज में फैली हुई है, और महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। उपजाऊ मिट्टी होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कपास की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए। और इस मिट्टी में जो है जल को रोके रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए कम वर्षा भी अगर हो रही है तब भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लावा द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का। कपास के लिए ये मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों को कौन सी सतह पृथ्वी पर आने से रोकती है, रोकती है। समझ, पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। समझिएगा, देखिए समताप मंडल क्या है कि समताप मंडल जैसे जहाँ पे है उसी के ऊपर ओजोन मंडल पे आप समझ लीजिएगा कि ओजोन मंडल अल्ट्रावायलेट, अगर ओजोन मंडल है ऑप्शन में तो आप ओजोन मंडल लगाएंगे, लेकिन नहीं है तो आप किसके साथ जाएंगे, समताप मंडल के साथ जाएंगे कि समताप मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ठीक ना, ओजोन मंडल की या ओजोन परत की खोज किसने की थी, 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक, और लगभग ये मान के चलिए कि पराबैंगनी किरणों की 99% मात्रा को ये सोख लेते हैं, 93% मात्रा को लगभग सोख लेते हैं, कुछ ही मात्रा पृथ्वी तल पर पहुंच पाती है। तो समताप मंडल अगर ऑप्शन में ओजोन परत है या ओजोन मंडल है तो आप उसके साथ जाएंगे, ओजोन मंडल या फिर ओजोन परत के साथ जाना है आपको। ठीक है दोस्तों, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। जो गंगा एक्शन प्लान था वो कब आया था, देखिए जो राजीव गांधी गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था कब दोस्तों, 1985 में। कब किया गया था, राजीव गांधी गंगा कार्य योजना का शुभारंभ 1985 में किया था।
और इसका उद्देश्य यही था कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम किया जाए। तो उसके बाद ये सफल नहीं रहा, तो इसके बाद फिर गंगा एक्शन प्लान की बात आई। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य ये था कि जल की जो गुणवत्ता है उसको सही किया जाए, जो जल की गुणवत्ता है उसको सही किया जाए। तो जल की गुणवत्ता के सुधार हेतु कौन सा प्लान आया था? गंगा एक्शन प्लान। क्लियर। और इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों। एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देखिए, वृक्ष है किसका? जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है। कौन सा वृक्ष? इस ऑप्शन में आप तो जानते होंगे, गांव में अक्सर इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है कि जैविक कीटनाशक के रूप में हम लोग नीम के वृक्ष का यूज करते हैं, ठीक ना। ये एक पतझड़ वृक्ष है, भारतीय मूल का कैसा वृक्ष है दोस्तों? पतझड़ है। पतझड़ आने पर इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और फिर से नई पत्तियों का निर्माण होता है। इसकी पत्तियां चबाने से क्या होता है? रक्त शोधन, यानी रक्त में शुद्धि होती है और त्वचा जो होती है सही रहती है, ठीक ना। और इसके अलावा कि नीम की पत्तियों का लेप जो है कई प्रकार के चर्म रोगों के निवारण में भी सक्षम है, ठीक ना दोस्तों। क्लियर रहे, ये याद रखिएगा कि नीम जो है जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो आज का ये 30 क्वेश्चन की जो सीरीज थी और उसके साथ जो डिटेल्स बताया गया, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।